रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं जॉर्ज एब्राहम। हाईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान लखनऊ से हैं सलमान अली काजी, जो क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। ही हेड्स द स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ क्राइस्ट चर्च कॉलेज। स्वागत है सलमान। Thank you, sir. Thank you so much, sir. It's a pleasure talking to you, sir. सलमान, आप क्राइस्ट चर्च कॉलेज में ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो थोड़ा बताएंगे ये डिपार्टमेंट का स्थापना क्यों हुआ, इसके पीछे सोच क्या था, और आप इसके साथ आपका जर्नी क्या था? सर 2014 में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला था और उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो है वो अपने यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो कटिंग थी, उसके बेसिस पे हमने सोचा कि जाकर के एक बार मिलते हैं क्राइस्ट चर्च में। और जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पे रिसेप्शन में बोला कि ऐसे ऐसे करके हमने उसमें न्यूज़पेपर में देखा है। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैम बैठी थी तो उन्होंने इशारा करके कहा कि ये एक सर आ रहे हैं, इनको आप इनसे बोल दीजिए। तो उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था कि वो कौन है, और एंड में पता लगा कि ही वाज द प्रिंसिपल मिस्टर R.K. चत्री ऑफ क्राइस्ट चर्च कॉलेज। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो ही सेड कि ठीक है, आप जो है कल को आइए और इस टाइम पे आकर के मुझसे मिलिए। तो नेक्स्ट डे फिर हम वहाँ पे गए क्राइस्ट चर्च में ऑफिस में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सब चीज़ें के बारे में, एंड द सेम डे ही जस्ट ऑफर्ड मी कि प्लीज ज्वाइन, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्पेशल सेक्शन फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। और हमारा प्लान है कि हम स्पेशल बच्चों को जो है यहाँ पर एडमिट करें। फर्स्ट जो है उनका प्लान था कि हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दें। जब ये फैसला लिया गया कि आप लोग स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू करेंगे एंड शुरुआत करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित लोगों के साथ, तो शुरुआत के जो तैयारी है ऐसे एक डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए, Yes, sir. व्हाट वाज द प्रिपरेशन? आपका तैयारी क्या था? पहले जो है जो भी हम लोग को एड्स एंड अप्लायंसेस जो बच्चों के लिए चाहिए थे, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, जैसे ब्रेल स्लेट है, आपका टेलर फ्रेम, एबेकस एंड सर्टेन मॉडल्स, और बहुत सारी कुछ चीजें और जो इन स्पेशल बच्चों के लिए काम आ सकती थी, वो उन सब की सब ने बोला कि आप पहले मुझको जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आप हमें दीजिए। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने उनको दी। और वो जो थे एक RSVI करके एक NGO है, उसके कांटेक्ट में भी थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर भेजा और वहां पर भी हम लोग ने डिस्कस किया और काफी चीजें वहां से भी हमने अरेंज कराई। और उसके बाद में फिर जो है थोड़ा सा उसकी एक वर्बल और जो भी NGO थे उसके थ्रू हम लोगों ने पब्लिसिटी थोड़ी कराई कि हम लोग यहाँ पर ऐसा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर वहां से हमें फिर धीरे धीरे करके जो है एडमिशन मिलने स्टार्ट हुए। और उसके साथ में जो सबसे मेन जो चीज जो थी सर, जो हमने देखा कि जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होना चाहिए एक हेड के लिए, जो सर ने इन स्पेशल बच्चों के लिए रखा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड से ये हुआ कि जो पूरा कॉलेज का जो एनवायरनमेंट था वो इन बच्चों को, मतलब it was really a second home for me also and for the special children also. तो सलमान, ये जो आपके साथ जो पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनका पूरा जो पढ़ाई है आप ही के डिपार्टमेंट होता है या ये लोग मेन क्लास में भी बैठते हैं? हाँ नहीं सर, हम लोग का जो सेटअप सर हम लोगों ने बनाया है वो जी ये है कि राइट फ्रॉम नर्सरी हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं। और जी नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 and 2, जी 5 years तो दे आर फुल टाइम इन द स्पेशल क्लास। जी। तो उसमें हम लोग से उनको ब्रेल में ट्रेन करते हैं, बाकी जो भी वॉट एवर इज नीडेड फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। हम्म। लेकिन उसके साथ में वी आर ट्रेनिंग, गिविंग देम ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स ऑल्सो।
Okay. Or after class 2, when we consider कि now these children are fit for the mainstream classes, तो class 3 से we shift them to the mainstream class, जी जी because we have a full-fledged mainstream school till class 12 जी pursuing ICSE board. जी तो class 3 से हम उनको mainstream में डाल देते हैं सर. जी उससे पहले we just try to train them कि वो बिल्कुल mainstream में जा करके थोड़ा सा comfortable feel करें. लेकिन उसमें भी सर we don't just leave them there. उसमें क्योंकि there are certain concept based subjects, तो जहां पर इन स्पेशल बच्चों को, वीआई बच्चों को एक जनरल क्लास में दिक्कत होती है समझने में, जी तो उसके लिए सर वी हैव स्लॉट्स फॉर देम. तो हर क्लास के बच्चे अपने स्पेशल डिपार्टमेंट में आते हैं डेली, और जो भी जैसे मैथ्स, बेसिकली मेनली मैथ्स होता है, और बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके जो डाउट्स होते हैं वो उनको हम लोग अपना स्पेशल में क्लियर कर देते हैं सर. So when these children are in the mainstream classes, क्या वो मुख्य धारा का जो mainstream teachers हैं उनको इनिशिएट या ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है? सो बिफोर शिफ्टिंग, जब भी हम बच्चों को अपने स्पेशल से मेन स्ट्रीम में डालते हैं, तो जो भी टीचर उस क्लास में रहती है, तो बिफोर दैट तो वी हैव अ मीटिंग, एंड जो भी थोड़ी सी मेन चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं उन बच्चों के बारे में, और किस तरह से इन बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप में फिट करना है, उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन सर हम लोग करते हैं. क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इन बच्चों का मेन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि जनरल टीचर्स होते हैं, दे डोंट हैव द डेप्थ नॉलेज, बट स्टिल दे कैन मैनेज, बिकॉज थोड़ा सा ये होता है कि इन बच्चों का विजन नहीं है, लेकिन इनका आईक्यू लेवल बहुत से बच्चों का होता है कि बहुत ही अच्छा होता है. तो वी जस्ट आस्क देम कि इनको आप इन्वॉल्व करें अपनी टीचिंग के अंदर. जो है, आप जो भी क्लास डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आप इन बच्चों को जो है क्वेश्चंस पुट अप करें, इनको इन्वॉल्व करें क्लास रूम टीचिंग के अंदर. और दूसरी चीज ये भी बोलते हैं कि जो आपका इन बच्चों का जो पीयर ग्रुप होगा वहां पर, जो नॉन स्पेशल बच्चे हैं उस क्लास के अंदर, उनसे इनका सोशलाइजेशन करवाएं, उन बच्चों को भी थोड़ा सा अवेयर करें कि ये बच्चे भी मतलब दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, दे ऑल्सो वांट एंड नीड द सेम थिंग्स विच यू वांट, एंड दे ऑल्सो हैव सेम एस्पिरेशंस, सेम फीलिंग्स लाइक यू हैव. तो इस तरह से सर थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों का सोशल एस्पेक्ट पे भी और एजुकेशन एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा बच्चे अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं. और बाकी जो क्लास वर्क एक्टिविटीज होती हैं, जैसे समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड एंड ऑल, जो क्लास वर्क होता है, तो उसके लिए वी हैव अ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दीज चिल्ड्रन. मतलब हर क्लास का एक व्हाट्सएप स्पेशल बच्चों का ग्रुप बना हुआ है. तो जो क्लास वर्क में जो भी बोर्ड पे कराया जाता है या कुछ ऐसा चीज कराई जाती है जो बच्चे सपोज नोट नहीं कर पाए ब्रेल में या उसमें, तो ऑल दीज फोटोज आर क्लिक्ड एंड दे आर सेंट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टू द रिस्पेक्टिव क्लासेस. तो उस तरह से उनको सारा वर्क भी जो है वो मिल जाता है. और उसके अलावा जो हमारे कॉलेज ने जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं क्लासेस की, उसका ई टेक्स्ट बनवाया है, और उनको ब्रेल में भी ब्रेल बुक्स भी प्रोवाइड करवाई थी बच्चों को. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. सो क्लासरूम का जो असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट जैसे कि यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, क्या ये लोग स्क्राइब्स के माध्यम से लिखते हैं या खुद लिखते हैं? स्क्राइब के थ्रू सर क्या होता है कि बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने स्क्राइब का सिस्टम सर अपने यहाँ से बिल्कुल इसको खत्म करा, और कोशिश यही की कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं. तो नर्सरी से सर हम लोग, जो हमारा एग्जामिनेशन नर्सरी टू क्लास 2, जब बच्चे फुल टाइम हमारे पास रहते हैं, दे आर लर्निंग ब्रेल, दे आर लर्निंग कंप्यूटर्स, लेकिन अभी वो इस एबिलिटी में नहीं आते हैं कि वो ब्रेल से लिख दें पूरा अपना जो भी इनका असेसमेंट्स हैं, या कंप्यूटर पर टाइप कर दें. तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि ओरल एग्जाम लेते हैं, लेकिन ओरल एग्जाम सर इस तरह से लेते हैं कि
विथ स्पेलिंग्स दे हैव टू गिव आउट द आंसर्स। या अगर मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स में भी राइट फ्रॉम नर्सरी, जैसे नर्सरी में बच्चों को 1 to 100 सिखाया जाता है, 1 2 3 4, तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ ओरल रीडिंग एंड ओरल राइटिंग। ओरल रीडिंग में सर मतलब ये है कि सपोज आपको बच्चा, कोई नॉर्मल बच्चा जो साइटेड बच्चा होता है वो पढ़ता है कि 2 1 21 वो रीडिंग कर लेता है, लेकिन जी हमारा वीआई बच्चा जो अभी ब्रेल सीख रहा है और उसको, तो हम लोग सर ओरल रीडिंग का लेते हैं कि आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा। जैसे आपको रीडिंग करना है तो हमने उससे बोला कि बेटा 2 5, व्हाट इज 2 5, तो वो उसको ओरल रीडिंग कर रहा है, वो बोला 25। हमने 4 6, तो वो बोलेगा 46। तो दिस इज ओरल रीडिंग फॉर अस, फॉर जी देम एक्चुअली। जी जी और ओरल राइटिंग, अब राइटिंग भी उनको बच्चों को, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू राइट इन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, दे वेरी स्मॉल, तो ओरल राइटिंग हमने कॉन्सेप्ट निकाला मैथ्स के लिए कि आपको लिखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। सपोज आपको लिखना है 95, तो आपको बोलना होगा 95, तो जी आपकी जो टीचर जो भी लिख रही है वो लिखेगी 95। तो लाइक दिस वी आर प्रिपेयरिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, कि बच्चे हमारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाएं। और बाकी सब्जेक्ट में जहां पर स्पेलिंग्स का यूज होता है, तो सर ये नहीं कि बच्चे ने खाली आंसर दे दिया, अगर वहां पे स्पेलिंग्स की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल जो साइटेड बच्चे अपने नॉर्मल क्लासेस में अगर वो चीज लिखते हैं, तो उन बच्चों को भी उन वर्ड्स की स्पेलिंग देनी होगी। विदाउट स्पेलिंग ओरल एग्जाम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस राइट तरह से तो हम लोग सर चलते हैं टिल क्लास 3। और क्लास 3 के बाद बच्चा जब मेन स्ट्रीम में जाता है, तो सर बिकॉज ये बीच में अपना 20 कोविड पीरियड में सर थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस रहे, 2 साल का गैपिंग रहा, तो प्रायर टू द कोविड पीरियड तो क्लास 3 ऑनवर्ड्स हमने ई एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था सर। मतलब दे वर टिल क्लास 2 वी ट्रेन देम ऑन कंप्यूटर्स, और हम लोग उनको सॉफ्ट कॉपी देते थे पेन ड्राइव के थ्रू, एसेसिबल फॉर्मेट में, कि उनको ट्रेन कर दिया था कि आपको कंप्यूटर में किस तरह से आंसर्स को लिखना होगा, कहाँ पे लिखना होगा, कैसे करना होगा, दे वर वेल ट्रेन्ड। तो पोस्ट प्री कोविड पीरियड में तो क्लास 3 वाले बच्चे हमारे ई एग्जामिनेशन दे रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस कोविड पीरियड देयर वाज अ गैप ऑफ दिस 2 years, ऑनलाइन टीचिंग वाज देयर एंड ऑल। तो उसके बाद अब हम लोगों ने फिर क्लास 5 ऑनवर्ड्स जो है अब ई एग्जामिनेशन रखा है सर। तो सलमान, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम, ये आपने कहा कि ये बचपन से ही है, इट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो शुरू में आपने आप लो विजन थे एंड ग्रेजुअली यू लॉस्ट योर साइट। तो एज अ लो विजन पर्सन, जो आपने सेंट फ्रांसिस कॉलेज में आपने पढ़ाई किया क्लास 1 to 10, तो एज अ लो यस, विजन पर्सन आपका अनुभव क्या है? क्योंकि ये लो विजन के बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों के पास। लो विजन को प्रॉब्लम सर ज्यादा है बनिस्बत एक वीआई के। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब लो विजन आप होते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग, इट वाज इन 90s, वे बैक एट दैट टाइम, तो सर अवेयरनेस तो ना के बराबर थी, और लो विजन के लिए तो सर अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं थी। और चैलेंजेस लो विजन के साथ में सर ये बहुत होते हैं कि आप देख भी रहे हैं, मतलब आप जा भी रहे हैं, नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड कि दिस चाइल्ड इज हैविंग सम प्रॉब्लम। तो वो सर इशू था। और उसमें सर क्योंकि उस टाइम पे कोई मुझको पर्सनली भी, ना ही मेरे पेरेंट्स को, ना ही स्कूल के टीचर्स को अवेयरनेस ही नहीं थी सर, कोई नॉलेज ही नहीं था कि ये कैटेगरी भी कोई होती है, इसमें भी कुछ कंसेशंस होते हैं, या इसमें भी कोई आपको एड्स एंड अप्लायंसेस को आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, या क्या आपको स्कूल की तरफ से या अपने पर्सनल लेवल पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो काफी दिक्कतें सर आती थी, जैसे बोर्ड में आपको देखना है, कभी कभी वो टीचर आगे बैठा है, फर्स्ट रो में बैठे हैं आप तभी, लेकिन कभी कभी इट्स क्वाइट एट टाइम्स इट्स ब्लरी। तो फिर आपकी राइटिंग जो होती थी, राइटिंग इज नॉट गुड, तो कभी कभी टीचर जो है वो आपको इज सेइंग कि व्हाई यू नॉट राइटिंग नीटली। कभी कभी आपका थोड़ा सा टाइम जो है वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू नोट डाउन। तो ये सारे चैलेंजेस होते थे सर। और एग्जामिनेशंस में आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन क्लास 7th or 8th, तो basically in English language there was one question every time, there was that comprehension passage was there। जी और पैसेज में सर होता था कि वो करीब वो एक दो अच्छा खासा पैसेज आता था, वी हैव टू रीड दैट पैसेज एंड फ्रॉम आफ्टर रीडिंग ओनली देन वी हैव टू गिव द आंसर्स। जी तो उसमें सर अक्सर मैंने मतलब ये होता था कि आप नॉर्मल क्वेश्चंस को, देयर वर वन लाइन क्वेश्चन, तो आपने पढ़ लिया एंड यू जस्ट यू हैव लर्नड इट, यू विल राइट इट डाउन। लेकिन अनसीन पैसेज में होता था, दैट वाज अनसीन,
एंड उसको आपको रीड करना होता था, और रीड करने के बाद में यू हैव टू गिव आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। जी तो उसमें रीडिंग वाज अ मस्ट। तो जी उसमें सर अक्सर मेरे साथ में ये हुआ कि इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एट टाइम्स टू रीड व्हाट इज रिटन, और तो कभी कभी ब्लरी हो जाता था। टीचर से बोलते, सर आई एम हैविंग डिफिकल्टी रीडिंग इट। अब टीचर भी थोड़ा सा दे यूज्ड टू से कि भाई हाउ कैन आई हेल्प, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने रीड आउट कर दिया हो। somehow I used to manage it on my own. So this all happened, sir. So these are the challenges which a low vision child faces. And the same thing happened when I did my graduation from Lucknow University, and I did my bachelor's in law LLB also. तो उस टाइम तो विजन सर बहुत ही कम हो गया था। तो तब तो सर मैंने somehow बस I managed to pass. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि आपने एलएलबी किया, तो Yes, sir. एलएलबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना पड़ता है, केस लॉज एंड Yes, sir. लॉट ऑफ रीडिंग दैट यू हैव टू डू। तो ये Yes, sir. आपका चैलेंज, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एग्जाम्स, यहाँ पर ये तो आपका स्टडी भी मुश्किल हो Hmm. गया। तो यहाँ पर आप Yes, क्या sir. करते थे? My grandfather, he was a leading advocate in Bijnor. तो जी अब मेरे फादर जी चाहते थे कि बिकॉज माय चाइल्ड इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो वो अपना वकालत कर पढ़ ले और जाकर के जो अपने ग्रैंडफादर की जो वो प्रैक्टिस। है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उस पे फॉलो करे, तो ये शायद प्रोफेशन उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन सर मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो सर प्रैक्टिस में नहीं था, क्योंकि बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस नेम कि एडवोकेट सलमान अली काजी, आपके नाम के आगे एडवोकेट लग जाए। हम्म बिकॉज एट दैट टाइम सर हमें ना कुछ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज थी, ना कुछ थी। तो मुझको लगता नहीं था कि सर मैं खाली नाम के लिए वहां पे बैठ जाऊं और जाएं कोर्ट में और वापस आ जाएं, कुछ पढ़ ना पाए, कुछ लिख ना पाए। तो लेकिन तब भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप ये कर लो, ये आपके लिए सबसे सही है, आपके दादा काफी लीडिंग एडवोकेट हैं, तो आप उनके साथ में वहां पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर लेना। तो फिर मैंने परस्यू तो कर लिया। तो सर प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, लेकिन उसमें यही हुआ कि सर हमने जो अपने लैम्प्स आते थे उस टाइम, क्योंकि विजन लो था, तो लैम्प्स के हेल्प से जो लाइट को ब्राइट करके, और थोड़ा बहुत सर खाली, क्योंकि मेन तरीके से अच्छी तरीके से तो पढ़ाई उसमें हमारी लॉ में नहीं हो पाई, जस्ट आई गेव द एग्जाम्स टू पास इट। तो वो जो भी कुछ गाइड्स वाइड्स आती थी, मतलब पूरी पूरी बुक तो सर नहीं पढ़ पाए उस टाइम, गाइड्स के थ्रू और कुछ उसके थ्रू सर थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मैंने लैम्प्स की हेल्प से उसको पढ़ा और पेपर्स दिए। तो somehow I managed to pass this LLB also। फिर उसके बाद तो सर फिर that was the first phase of my education, and then there was a gap of 11 years. To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आपका जो 11 इयर्स जो खाली रहा, उस वक्त आप कुछ किए या आप बस घर पे बैठे थे? नहीं सर, घर पे तो नहीं बैठे। एट दैट टाइम इट वाज कंप्यूटर्स का जो है वो बूम आ रहा था, बहुत जगह साइबर कैफेज और इनका जो है बहुत ही प्रेवलेंटली चल रहे थे। तो हमने फिर एक फादर ने हमारे एक साइबर कैफे स्टार्ट करवाया, एक स्मॉल बिजनेस सेंटर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि उसमें सर हमने पहले एक डिप्लोमा भी किया हुआ था कंप्यूटर्स में, व्हेन आई वाज जी लो विजन एट दैट टाइम। जी जी तो उसको हमने फिर साइबर कैफे को सर परस्यू किया, और प्रॉब्लम्स वर देयर, लेकिन सर वो भी इतना स्टार्टिंग में तो फॉर फर्स्ट 2-3 इयर्स तो वो अच्छा रहा। उसके बाद में तो सर उसमें भी कुछ प्रॉफिट वाज नॉट देयर। तो आई थॉट कि, एंड आई गॉट मैरिड आल्सो in the year 2005, so जी things were not going right for me. I thought कि ये तो मतलब कुछ काम बन नहीं रहा है इससे। तो but then suddenly I would say a turning point came in my life, और उसी साइबर कैफे में एक सर डॉक्टर आए। तो दे मेडिकल सॉ मी, डॉक्टर।
मेडिकल मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर। जी जी। हाँ, बेसिकली वाज एन आई सर्जन ओनली। और वो आए और उन्हें सर मुझसे मुझे देखा तो डेफिनेटली वाज एन आई सर्जन, तो वो पहचान गए कि कुछ दिक्कत है इनके साथ में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सब समझा मुझसे कि क्या पढ़ा है आपने, क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें। फिर ही उन्होंने पूछा कि आपका कुछ सीएमओ सर्टिफिकेट जो होता है डिसेबिलिटी का, वो आपका बना है कि नहीं बना है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो कुछ नहीं बना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर सर वहां पे मैं गया उनके पास में, तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट बनाया। सर आपका तो सर्टिफिकेट बहुत साल पहले बनाना चाहिए था। मैंने कहा सर अब अनफॉर्चुनेटली चीज नहीं पॉसिबल थी हो पाई अब तक। तो खैर सर वहां से मेरा सर्टिफिकेट बना। और उसके बाद फिर मैंने एक एनजीओ था यहाँ पे, RSVI के नाम से, जी उसके बारे में मुझे किसी ने बताया। मैं वहां पे गया तो वहां से मुझे फर्स्ट टाइम जॉस के बारे में पता चला, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर था। जी तो वहां पे उन्होंने मुझे जॉस दिया और फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में जो डेस्कटॉप था तो उसमें मैंने जॉस लोड किया और उसको सीखा। जी। तब से मुझे सर लगा कि कुछ ये तो अब समथिंग गुड फॉर मी, तो कुछ कर सकते हैं। उसी पीरियड में सर मुझे कुछ दिन के बाद में हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे एक यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में बनी है। और वो ऐसे ही है कि वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए है। तो आप लोग एक बार वहां जाइए और देखिए कि क्या कर सकते हैं उसमें आप। तो सर वो जब मैंने वहां पर इस तरह से बीएड किया, और जब बीएड मैंने किया तो वहां पे फर्स्ट टाइम मुझे ब्रेल की नॉलेज हुई। ब्रेल के बारे में मुझे पता नहीं था, सुना तो था ब्रेल के बारे में, लेकिन ब्रेल कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, कुछ पता नहीं था। तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, दे वर वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। और सर उनका जो इनकरेजमेंट था उसने काफी मुझे सपोर्ट किया। और डेफिनेटली अब जब चीजों को, जैसे अब हम अपने यहाँ बोल रहे हैं कि एसेसिबल चीजों को, जो वहाँ की जो एजुकेशन थी, तो उन्होंने वहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ब्रेल हमने सीख रहे थे वहां पर, और टाइपिंग ऑल्सो वॉज नॉट सो फास्ट। तो यहाँ पे मेरे फैमिली ने, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव, वेदर माई ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, वाइफ, एवरी वन इज वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने मुझे एक छोटा मिनी लैपटॉप उस टाइम लेके दे दिया कि आप इससे रिकॉर्ड कर लेना, जो भी लेक्चर्स होंगे आप उसको रिकॉर्ड करना। तो वहां पे मैंने उसको लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया। एंड द स्टूडेंट्स देयर आल्सो वेरी सपोर्टिव। दे यूज्ड टू नोट डाउन द नोट्स विद अ कार्बन कॉपी, कि जो अपना नोट करते थे तो कार्बन पेपर लगा करके वो एक कॉपी एडिशनल वो मेरे लिए नोट कर दिया करते थे और वो मुझको देते थे। और फिर उसका जो है घर पे आकर के उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स माय वाइफ शी यूज्ड टू डू। एंड और भी बहुत लोग हैं, हमारे जो वाइफ की सिस्टर थी, शी इज नो मोर नाउ अनफॉर्चुनेटली, बट शी आल्सो हेल्प मी अ लॉट। शी यूज्ड टू गो विथ मी एज अ स्क्राइब इनिशियली एट जी दैट टाइम। जी। तो इस तरह से सर बहुत हेल्प हुई। और वहां से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा सर। एक पॉजिटिव आउटलुक जो था, कि अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि नाउ आई कैन डू समथिंग, आई कैन अचीव समथिंग। और एंड में सर ये हुआ कि आई टॉप्ड दैट बैच। एंड इन 2014 आई वाज अवॉर्डेड द डॉक्टर शकुंतला मिश्रा मेमोरियल गोल्ड मेडल। एंड दैट वाज रियली अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ। आपने कहा कि आप 2005 में शादी किया। अक्सर दृष्टिबाधित लोगों को लाइफ पार्टनर ढूंढना एक चैलेंज होता है। एंड and very often they either don't get married or they compromise. तो आपके साथ एक्सपीरियंस क्या था? यस, मतलब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी कि सर मुझे सच अ लाइफ पार्टनर, नेम इज उज़मा, मिली सर। इट वाज इन 2005। इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। मेरे किसी एक हमारे नेबर थी, उन्होंने रिकमेंड किया था ये उज़मा के लिए। तो बातचीत हुई सर। तो लेकिन मैंने ये बोला था कि पहले मुझे जो है लड़की से जो भी होगा तो एक मतलब शी शुड नो क्लियरली कि, क्योंकि उस टाइम कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो शी वाज रियली कंफर्टेबल विद दैट एंड शी सेड कि अगर शादी के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में भी तो
आदमी करता ही है, तो शी इज वेरी सपोर्टिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड बिकॉज ऑफ हर definitely I have achieved many things, because without her, तो I think it would have been very difficult for me. सलमान, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? Yes, I am very thankful कि 2 सर बच्चे हैं और दोनों they are very nice. सर बड़ी बेटी है Maisha, she has done class 12 from La Martiniere, and now she is pursuing BA honors in psychology from Amity University. और छोटा बेटा क्लास 11th में है in my old school St. Francis. सर दोनों बच्चे बहुत ही सपोर्टिव हैं। सलमान, आपने टाइम निकाला और हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू द वेरी बेस्ट, विश यू एंड उज़मा एंड द 2 kids the very best as you go forward in life as a family. Thank you sir, thank you so much. हाईवे ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे ये है रोशनी का कारवां।